हाय गाइस, वेलकम टू द लीगल करंट अफेयर्स मैगजीन ऑफ अप्रैल। वही है, इसमें टेबल कंटेंट्स सबसे पहले इंटरनेशनल अपडेट्स है, फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, जैसे पहले बढ़ा रहा था मैं आप लोगों को। तो इंटरनेशनल लॉ अपडेट क्या है इस महीने के? पहली चीज़, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इजराइल पैलेस्टीन का जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में आप ज़रूर एक बारी गूगल पे देखिएगा। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट पे लिखिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अप्रैल 2025 में आईसीसी अपील्स चैम्बर डायरेक्टेड अ लोअर पैनल टू रिकंसिडर इजराइल्स ऑब्जेक्शंस टू द कोर्ट्स jurisdiction over arrest warrants against Israeli leaders. This case involves allegations of war crimes during the Gaza conflict. The decision reflects ongoing debates on state sovereignty versus international accountability and has implications for enforcement of international criminal law. ठीक है, particularly in contested territories. Additionally, the ruling underscores ICC's evolving role in holding state actors accountable for violations of international humanitarian law. ह्यूमैनिटेरियन लॉ मैं आपको आईएल की क्लासेस में ऑफकोर्स समझाऊंगा ही। बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन लॉ उन चीज़ों को इंक्लूड करता है जहाँ पे वॉर होता है। ठीक है, जहाँ पे भी वॉर है वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लॉ का इंक्लूजन आएगा। और हमेशा एक एनएसए ही ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वॉलेट नहीं करता है, एक स्टेट एक्टर भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ को वॉलेट कर सकता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आईसीसी ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि हम स्टेट जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे थे, हमारी क्लासेस स्टेट जुरिस्डिक्शन के बारे में हो गई है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन के बारे में हो गई है। उसके अंदर टॉपिक आता है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का। ठीक है, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एंड फॉर दैट इफ ICC is involved, ICC can, ICC in this case held the accountability of the state actors as well, SAs, the state actors as well, because the Israeli government has committed ethnical genocide, to be specific about it, right, which is very sad, right? So ICC has overridden jurisdiction to include the state actors of Israel. That is basically it. Then there is this International Law Commission 76th session which happened from April 28 to May 30, 2025. Key topics included state immunity of officials from foreign criminal jurisdiction, again criminal jurisdiction आ गया, legal personality of international organizations and responsibility of states for internationally wrong acts. ठीक है, ये तीन बहुत ईजी हैं, कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। The discussions emphasized the tension between respecting sovereignty and ensuring accountability under international law. In addition, the session focused on emerging issues related to cyber operations. देखिए, टेक डेवलपमेंट बहुत हो रही है, टेक प्लस एआई डेवलपमेंट बहुत हो रही है, तो इश्यूज इन रिस्पेक्ट टू साइबर ऑपरेशंस डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यहाँ पे आ गया द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉन्फ्लिक्ट एंड द या डीप फेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, डीप फेक्स, राइट, एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स, AWS. These deliberations are expected to continue shaping the new international norms that balance technological advancements with existing legal frameworks, potentially influencing future treaties and conventions. WTO की कुछ अपडेट्स है। WTO settlement dispute body resolved a key dispute concerning intellectual property rights and pharma exports. देखिए IPR बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी बारी PYQs में आ भी गया है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता हो। ठीक है, इसमें बेसिकली यही है कि कुछ दवाइयाँ कुछ लोग पेटेंट कराते हैं, लेकिन
इतनी महंगी हो जाती है कि वो आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, इसलिए सरकार कुछ कंपनीज़ को कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मौका देती है ताकि वो समाज के नीचे के तबके के लोगों को वो दवाइयाँ पहुंचा पाए। दैट इज़ बेसिकली इट। इसलिए आईपीआर का रोल WTO में भी बहुत बड़ा है। द डिसीजन रीइंफोर्स्ड ट्रिप्स agreement flexibilities for developing countries, allowing them to override patents in public health emergencies. This has implications for global trade and access to essential medicines. ठीक है, UN Human Right Council resolutions भी आए हैं, UNHRC। ठीक है, UNHRC adopted resolutions again in respect to digital privacy and AI governance. The resolutions urge member states to ensure AI deployment in public administration which complies with human rights obligations, including the right to privacy and non-discrimination. That is basically it, right? अब सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं कुछ। गायत्री बालास्वामी का केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों। गायत्री बालास्वामी वर्सेस मिस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अप्रैल का ही केस है। सेक्शन 34 और 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट इन्वॉल्व है। ये केस बेसिकली आपका आएगा कंटेम्प्रेरी लॉ डेवलपमेंट में, जो UPSC लॉ ऑप्शनल का लॉ का सिलेबस है, प्लस क्लैट PG में एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए जो ANC एक्ट से आएगा। ठीक है, इन दिस द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज्ड लिमिटेड जुडिशियल इंटरवेंशन व्हेन अवार्ड्स वायलेट पब्लिक पॉलिसी और इन्वॉल्व फ्रॉड। द जजमेंट क्लैरिफाइड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ चैलेंजिंग आर्बिट्रल अवार्ड्स एंड रीइंफोर्स्ड आर्बिट्रेशन एज एन एफिशिएंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये आप आर्बिट्रेशन के पॉजिटिव्स में लिख सकते हैं, सीधी बात, और कुछ नहीं है इसका यूज़। हमें केस को समझने से ज़्यादा हमें ये देखना है कि हम उस केस को किस तरीके से अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस इज ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जो सिविल जज है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात करी गई है। इस केस को देख के 60% लॉ स्टूडेंट्स को रोना आया था। दे वर क्राइंग एंड दे वर सैड, क्योंकि काफ़ियों को जज बनना होता है। जैसे मेरे बैच के जो लोग हैं उन्हें अभी 2 साल और वेट करना पड़ेगा, 2 ईयर वेट, राइट। वो ना हो हम सब चाहते थे, लेकिन जो हम चाहते हैं वो कभी होता नहीं है। इसलिए जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का केस है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू बिकम अ सिविल जज, ठीक है, उसको 3 इयर्स कर दिया है। एंड कोर्ट reinforced merit based selection and judicial standards to maintain independence and efficiency of Lord Judiciary। कोर्ट का आर्ग्यूमेंट यही है कि पहले आप प्रैक्टिस करिए 3 ईयर की, उसके बाद यू कैन सिट इन दी सिविल जज एग्जाम। दैट इज बेसिकली इट। नेक्स्ट केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अगेन ये केस आपका अप्रैल का ही है। टैक्सेशन ऑन लॉटरी एक्टिविटीज़ की यहाँ पे बात करी गई है। कोर्ट अपहेल्ड स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर टू लेवी टैक्सेस ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग एंड क्लैरिफाइड डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेशन पावर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इम्प्लीकेशंस फॉर गेमिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड रेवेन्यू। आइडियली जो लॉटरी का कॉन्सेप्ट है ना, जो लॉटरी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे स्टेट्स में है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो टैक्सेशन भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फॉर एग्जांपल मैं अभी मेघालय था, तो मैंने अपने ड्राइवर से बात करी, यार कि ये दुकानें यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, तो उन्होंने बताया लॉटरी की दुकानें हैं। 40% लोगों के घर, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं बता रहा, ये ड्राइवर साहब का डाटा है, लॉटरी से चलता है। जैसे दिल्ली में बहुत लोगों का घर कंटेंट क्रिएशन से चल रहा है मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में चल रहा है। और अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो आपको खुद से भी अच्छा लगेगा। बट हाँ, गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गेमिंग इंडस्ट्री और लॉटरी इंडस्ट्री की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
जिसमें स्टेट लिस्ट के बारे में बात करिए और किस तरीके से लॉटरी और ये सारी एक्टिविटीज़ गवर्न हो सकती है। RMD चमार बाग वाला केस कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या हुआ था। नेक्स्ट केस इज प्रिया रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। राइट्स ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस हैरेसमेंट केसेज है। कोर्ट ने स्ट्रिक्टर स्टैंडर्ड्स दिए टू इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स अंडर पॉश एक्ट, प्रिवेंशन ऑन सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट. It reinforced employee rights and accountability of corporate structures. कि ये बहुत ही वुमेन राइट पे कोई भी क्वेश्चन आए, ये आप GS2 में भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक केस है, बट द पॉइंट इज़ ये रीसेंट है। अगर आप रीसेंट केस का एग्जांपल लेंगे अपने एग्जाम में तो 1 नंबर ज़्यादा मान के चलिए, क्योंकि पुराने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये वो फलाना ढमकाना, वो सब डालेंगे। हमारा काम है जब हम जितना रीसेंट डालें उतना बेहतर, ठीक है। अब हम लीगल पॉलिसी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे आएंगे। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन क्या क्या आई हैं। बजट सेशन था Jan 31 to April 4, ठीक है। मेजर जो पासिंग हुई वो था वक्फ अमेंडमेंट बिल। पहली बात तो इट एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय मैंडेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड ऑडिट्स, एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल डिजिटल रिकॉर्ड्स एंड इंट्रोड्यूसिंग पेनल्टीज़ फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल है, सच बताऊँ पहली बात तो, ठीक है। और ये लाया गया ताकि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी तो रहे। इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं उन लोगों के पास, ठीक है, वो कहाँ लेके जाएंगे। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, ना ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ही ओपेक बॉडी बन गई थी। तो गवर्नमेंट का मत ये था यहाँ पे कि ओपेक कम हो, ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो, इसलिए बिल लाया गया। हमें पेपर में ही लिखना है, आप अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं लिख सकते पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट इज द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल। इट फोकसेस ऑन सिंप्लीफाइंग वीज़ा प्रोसेसेस and stricter background checks, strengthening border security measures, etc. Then we have, sorry for the voice, then we have the boilers bill, which imposes schedules and inspections for industrial boilers to ensure public safety and workplace compliance, ठीक है। आप सबको ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बॉयलर्स बिल आया तो इंडस्ट्रियल बॉयलर्स के बारे में लिखना है। इमिग्रेशन बिल आएगा तो हमें वीज़ा प्रोसेस, बैकग्राउंड चेक्स, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखना है। एट दी एंड पूरा खेल प्रेजेंटेशन पे आएगा। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी प्रेजेंटेशन का रहेगा, यूनिवर्सिटी में भी और यहाँ पे भी UPSC में भी, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल कंपटीशन बिल अमेंडमेंट्स। एक्स एंटी रेगुलेशंस आए थे, ठीक है, टू कब मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस बाय लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इम्प्रूव मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस एंड एनहांस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिल है, ठीक है। इट सिग्नल्स प्रोएक्टिव स्टांस टुवर्ड्स इंटीग्रेटिंग टेक विद लीगल प्रोसेसेस एज सीन इन प्रोविजंस encouraging digital record keeping, automated exporting systems and enhanced monitoring mechanisms. Experts suggest these measures will streamline admin processes, reduce corruption and foster better governance at state and central levels, ठीक है। ये बेसिकली ये तो कीवर्ड्स हैं। डिजिटल कंपटीशन बिल में क्या हुआ कि देखिए काफ़ी सारी कंपनी, जब कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में, तो ई कंपनी और ई कॉमर्स कम था, ठीक है। लेकिन अब ई कॉमर्स बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसको रेगुलेट करने के लिए वी नीड अ लॉ, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फॉर दैट टू डिक्रीज मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस कम करने के लिए वी इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल ई कॉमर्स बिल, दैट इज़ बेसिकली इट। उत्तर प्रदेश में थोड़े से जुडिशियल रिफॉर्म्स भी आए थे रिसेंटली। 50 करोड़ का फंड इंट्रोड्यूस हुआ, 10 इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस बने, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI होगा वहाँ पे। ग्राम न्यायालय एक्ट के थ्रू बनते हैं वो होंगे ज़्यादा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेन जो है AI पावर्ड एनालिटिक्स इन यूपी गवर्नमेंट। अब देखते हैं किस तरीके से वो होंगे।
इस पर क्वेश्चन आना बहुत ही अनलाइकली है, लेकिन आप रीसेंट अपडेट्स में किस तरीके से गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट जुडिशरी के लिए काम कर रही है, हम उसमें ये प्राइम एग्जाम्पल के तहत लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पंजाब ड्राफ्ट यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स आए, दे वर क्रिटिसाइज बाई एक्टिविस्ट्स। ऑफ कोर्स, अब कोई भी रूल आता है तो एक्टिविस्ट तो क्रिटिसाइज़ करेगा ही, पहली बात। दूसरी चीज़, पब्लिक फीडबैक में भी काफ़ी चीज़ें ये बताई गई कि सेफ्टी नॉर्म्स जो बिल्डिंग के होते हैं, बिल्डिंग जब बन रही है, ठीक है, तो सेफ्टी नॉर्म्स कौन असरटेन करेगा। ठीक है, सेफ्टी नॉर्म्स यहाँ लिखा ना, सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, इट प्रपोज्ड रूल्स aim to standardize building approvals, ensure compliance with fire and safety regulations, and integrate environmental considerations. Stakeholders are encouraged to participate in public consultations to refine. देखिए, जब भी बिल आता है ना, तो पब्लिक स्टेक होल्डर्स के पास जाता है। जैसे बिल आया, देखिए ये बिल आया, तो पब्लिक स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा ही जाएगा, स्टेक होल्डर्स के पास जाएगा ही, मतलब मोस्टली जाते ही हैं। फिर पब्लिक ओपिनियन आता है उस बिल का, पब्लिक ओपिनियन आता है जो बहुत सारे थिंक टैंक्स बताते हैं, फ्रॉम थिंक टैंक्स। ठीक है, अभी ये उस फेज़ में है। ठीक है, हम उस फेज़ की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग किस तरीके से बननी चाहिए, बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए, डेवलपमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट में बैलेंस किस तरीके से होना चाहिए, इसमें बेसिकली यही बात करी गई है। देखिए, एनवायरनमेंट एंड कॉरपोरेट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स आए हैं। सेबी इशूड न्यू ESG डिस्क्लोजर गाइडलाइंस फॉर लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्रपोज्ड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन एनवायरमेंटल अप्रूवल्स। ठीक है, एंड additional focus on climate risk disclosure, sustainability reporting, and alignment with international ESG report standards is expected to improve transparency and attract global investments. That is basically it. देखिए, जब भी इन्वायरमेंट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, तो आपको कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में बात करी गई है EIA की, आप ये बताइए। कंपनीज एक्ट